लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक दैट इज धोखे के ग्रह। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं दैट व्हाट इज धोखा एज पर लाल किताब। लाल किताब के हिसाब से धोखा क्या होता है। क्लियर। अब धोखा जो है लाल किताब के हिसाब से इज द चीटिंग बिहेवियर ऑफ दैट प्लैनेट। चीटिंग बिहेवियर ऑफ दैट प्लैनेट। अब ये वर्ड्स को अच्छे से नोटिस कर लेना। कौन सा वाला वर्ड्स? दैट इज चीटिंग बिहेवियर ऑफ दैट प्लैनेट। ओके। चीटिंग बिहेवियर ऑफ दैट प्लैनेट को आपको थोड़ा सा अच्छे से पहले समझना पड़ेगा। सी, अब मेरी तरफ यहां पे ध्यान देना। एक इंपॉर्टेंट चीज, जनरल टर्म में हम लोग धोखे को निगेटिव वे में लेते हैं। यस और नो? उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे चीट किया, तो हम लोग क्या करते हैं, धोखे को निगेटिव वे में लेते हैं। बट लाल किताब के हिसाब से इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। हो गया थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आप लोगों के सामने जनरेट हो गया होगा कि यार लाल किताब ने धोखे को पॉजिटिव भी क्यों बोला है। देखो, सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है आपके सामने? इज द चीटिंग बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट। ठीक है। दूसरा क्या आता है? धोखा इज नॉट ओनली निगेटिव बट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। इसका मतलब धोखा सिर्फ निगेटिव नहीं हो सकता है, धोखा जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर। अब चीटिंग बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट, पहले हम इंसान से इस चीज को कवर करते हैं। अब मान लीजिए मेरे सामने कौन बैठे हुए? मेरे सामने शंकर पटेल सर बैठे हुए, और मुझे पता है कि शंकर पटेल सर मेरे बहुत खास आदमी है। मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं, शंकर पटेल सर जो है ये मेरे बहुत ही खास आदमी है, और मुझे पता है कि ये मेरा काम सारा का सारा ऑन टाइम करेंगे और प्रॉपरली करेंगे। और जब मैं उनको कोई काम सौंपता हूं, पूरी ताकत से सौंपा मैंने उन्हें कोई काम, और मुझे बहुत भरोसा था कि ये व्यक्ति जो है ये टाइम पे इसको परफॉर्म कर लेगा। राइट। लेकिन जब मैं इनको कॉल बैक करता हूं, जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उस काम का कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है मेरे लिए, और जब मैं उनको कॉल करता हूं तो शंकर पटेल सर मुझे आंसर दे देते हैं कि सर आपका काम नहीं हो पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो क्या ये धोखा हुआ? हुआ ना? कैमराज ऑन रखिए आप सभी लोग, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। नहीं तो बहुत कम लोगों ने कैमराज ऑन रखे हैं अपने। तो धोखा हुआ, यस होगा तो ऐसा, और नो होगा तो ऐसा। क्लियर। तो ये ऑब्वियसली धोखा हुआ, क्योंकि मुझे जो शंकर पटेल सर से एक्सपेक्टेशंस थे वो सर फुलफिल नहीं कर पाए, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। तो ये हो गया धोखा इन द निगेटिव वे। क्लियर। धोखा इन द निगेटिव वे, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर धोखा हो गया एज पर ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन लाल किताब क्या कहता है? इट कैन बी इनटू द पॉजिटिव वे ऑल्सो। अब मान लीजिए हमारे सामने भरत सिंह सिसोदिया सर बैठे हुए हैं। ठीक है। और मुझे ये व्यक्ति पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे ये चीज पता है कि ये हमेशा ये देखेंगे कि महेश मानकर हारेगा कब और मैं तालियां कब बजाऊंगा, ये इस किस्म के व्यक्ति है। ऐसे नहीं है हमारे भरत सर, बहुत प्यारे इंसान है, बट फिर भी भरत सर ये चीज सोचते हैं कि महेश मानकर हारेगा कब और मैं तालियां कब बजाऊंगा। और इस व्यक्तिमत्व की ये इंसान है, और मुझे पता भी है। क्लियर। लेकिन अचानक मुझे एक कॉल आता है, और भरत सिंह सर बोलते हैं या भरत सिसोदिया सर बोलते हैं कि सर आपने जो शंकर पटेल सर को काम दिया था ना, वो काम मैंने सुन लिया था, और वो काम मैंने कर दिया है सर। वो काम मैंने कर दिया है सर, और बहुत ही परफेक्शन के साथ मैंने वो काम किया है। आप टेंशन मत लीजिए, आप रिलैक्स होकर आगे जाइए। ये भरत सर का आंसर है। मेरे को भरोसा था कि उन पे भरोसा था मुझे, रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। लेकिन फिर भी शंकर पटेल सर ने अपने नेचुरल बिहेवियर से मुझे धोखा दे दिया, और सर ने वो काम करके बता दिया। अंडरस्टूड? तो मैं सर को निगेटिव सोच रहा था, लेकिन सर ने पॉजिटिवली मेरा काम किया। ये भी तो धोखा ही हुआ ना, मेरे साथ तो धोखा ही हुआ है ना बॉस। मेरे साथ तो धोखा ही हुआ है, यस और नो? मैं सोच क्या रहा था और हुआ क्या? तो इसको कहा जाता है धोखा इनटू द पॉजिटिव वे। क्लियर है? तो लाल किताब क्या कहता है, जरूरी नहीं है कि धोखा ये हमेशा निगेटिव ही हो, धोखा ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है। सो इसीलिए कहा गया चीटिंग बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट। भैया मुझे अचानक धन लाभ हुआ, कैसे हुआ? कुछ तो भी प्लैनेट है, कोई तो भी ऐसा प्लैनेट है जो ये काम कर रहा है। अचानक मेरा देखो, मेरे बहन के साथ में इतना अच्छा रिलेशन चल रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं उसके साथ में मेरा झगड़ा क्यों शुरू होने लगा। कोई तो भी प्लैनेट है जो यहां पे वर्क कर रहा है, धोखा दे रहा है। क्लियर। अचानक क्या हो जाता है ना, जब देखो पिछले, फॉर एग्जांपल पिछले एक साल से मैं कंटिन्यूअस लॉस बुक कर रहा था अपने कंपनी में, लेकिन अचानक एक साल में अचानक बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लग जाता है।
या इसका वाइस वर्सा कीजिए, एक साल बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं बहुत सारे लोग और अगले साल लॉस कमाना शुरू कर लेते हैं या लॉस करना शुरू कर लेते हैं। तो इस चीज को कहा जाता है धोखा। तो अपने लाइफ में अचानक होने वाली चीजें ये आते हैं धोखे के ग्रह के अंडर में। क्लियर? अब मैंने आपको क्या बोला कि जरूरी नहीं कि ये धोखा पॉजिटिव हो, ये धोखा निगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये धोखा निगेटिव हो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। कोई तो भी ऐसा प्लैनेट है जो अचानक आपको धोखा देने वाला है। ठीक है? अब वापस मैं बोल रहा हूं, धोखे को निगेटिव वे में मत लेना। धोखा ये निगेटिव ही हो जरूरी नहीं है, धोखा ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अचानक कोई तो भी प्लैनेट आपके साथ कुछ निगेटिव करके जाएगा या अचानक कोई तो भी प्लैनेट आपके साथ में कुछ पॉजिटिव करके जाएगा। तो ये हमें सीखना है कि ये कौन सा प्लैनेट है और इसको ढूंढ कैसे निकाले। क्लियर? ये हमें सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा प्लैनेट होता है और इसे ढूंढ के कैसे निकालें। क्लियर? अभी मैं वापस स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपको सीखने में भी कोई तकलीफ ना हो। क्लियर? सो एवरीवन प्लीज बी फोकस हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज धोखे के ग्रह। ठीक है? अब मैंने क्या बोला था, धोखे का ग्रह इन द सेंस क्या होता है? धोखे के ग्रह ये वो प्लैनेट होते हैं जो आपको सडनली धोखा देंगे। क्लियर? जो आपको सडनली धोखा देंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे धोखे के ग्रह लिखा हुआ है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? चीटिंग बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट। चीटिंग बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट मतलब कोई तो भी ऐसा प्लैनेट है जो आपको अचानक प्रॉफिट दे सकता है या अचानक बेनिफिट दे सकता है, या तो फिर कोई ऐसा प्लैनेट है जो अचानक आपको लॉस में डाल सकता है या आपसे कोई इंपॉर्टेंट चीज आपकी छीन सकता है या आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। सो चीटिंग बिहेवियर ऑफ दैट प्लैनेट, राइट? और मैंने क्या कहा कि धोखा जरूरी नहीं है ये पॉजिटिव वे में ही हो, ये निगेटिव वे में भी हो सकता है, ये निगेटिव वे में हो, ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। उदाहरण मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दे दिया था, सिसोदिया सर का और पटेल सर का, मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, राइट? अब हमें वो ग्रह को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा ग्रह धोखा दे सकता है या कौन सा ग्रह धोखा देता है, राइट? अब लाल किताब कहता है कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट वेज। कितने इंपॉर्टेंट वेज है? 4 इंपॉर्टेंट वेज है जहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि धोखे के ग्रह कौन से हैं। क्लियर है एवरीवन? कितने रास्ते होते हैं टोटल धोखे के ग्रह पता करने के? 4 रास्ते होते हैं। और हम लोग वन बाय वन सारे रास्तों को पढ़ लेंगे, वन बाय वन सारे रास्तों को पढ़ लेंगे। इसको हिडन 5 भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा ये पांचवा वाला कौन सा है जो हिडन है। ठीक है? अब देयर आर 4 इंपॉर्टेंट वेज टू फाइंड आउट धोखे का ग्रह। ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहला रास्ता कौन सा? अभी मैंने क्या कहा एवरीवन? देयर आर 4 इंपॉर्टेंट वेज टू आइडेंटिफाई धोखे का ग्रह। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं एवरीवन। मैं बोला ना कि कोई भी अगर आप ऑथर की किताब पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई है, बहुत सारे ट्रेनर्स ने इसको पढ़ाते हुए मिस्टेक की हुई है, बहुत सारी यूट्यूबर्स ने भी इसको पढ़ाते हुए मिस्टेक की हुई है। तो जब आप धोखे के ग्रह कहीं से भी पढ़ोगे ना तो आप पूरे कंफ्यूज मोड में चले जाओगे कि भैया ये क्या हो रहा है, पहले ये बोला जा रहा है बाद में ये बोला जा रहा है, बाद में अभी फॉर एग्जांपल थोड़ी देर में ये बोलेंगे तो आप बोलोगे कि सर पहले वो बोला गया था। तो ये सारा कंफ्यूजन आपके माइंड में आएगा बॉस। ठीक है? तो इसीलिए जो मैं आपको धोखे का ग्रह कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बस उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। क्लियर? तो हम 4 इंपॉर्टेंट रास्ते देखेंगे कि 4 इंपॉर्टेंट तरीकों से धोखे के ग्रह को कैसे आइडेंटिफाई करें। क्लियर? अब जो सबसे पहला रास्ता है एवरीवन, वो है प्लैनेट इन द 10th हाउस ऑफ द नैटल चार्ट। प्लैनेट इन द 10th हाउस ऑफ द नैटल चार्ट। नैटल चार्ट यानी क्या? जन्म कुंडली यानी लग्न कुंडली। जो नेटिव का चार्ट होता है उसे नैटल चार्ट कहते हैं। नेटिव मतलब जातक। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, नेटल चार्ट क्या होता है, नेटिव क्या होता है। नेटिव मतलब जातक और उसका जो लग्न चार्ट होता है उसको कहा जाता है नेटल चार्ट। तो प्लैनेट इन द 10th हाउस ऑफ द नेटल चार्ट इज द धोखे का ग्रह। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लो, किसी की भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में 10वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट ये लाइफ में उसको कभी ना कभी धोखा देगा, मतलब धोखा देगा। क्लियर? आपका 10वां भाव आपको चेक करना पड़ेगा। खाली होगा तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो। खाली होगा तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी की भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में अगर
10वें भाव में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा तो वो 101% उस जातक को कभी ना कभी धोखा देगा। और मैं पहले भी कह रहा हूं और अभी भी कह दे रहा हूं आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि धोखा जो है ये निगेटिव होगा, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, अचानक लाभ भी करा सकता है। ठीक है, वो अपन ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया ना, धोखा देता है मतलब चीट करके जाएगा बॉस, निगेटिव वे में ले लेते हैं हम लोग। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि भैया इसको निगेटिव में मत लो, इसको पॉजिटिव भी आप लोगों को लेना पड़ेगा। क्लियर? अब यहां पे फोकस रखना। मान लीजिए आपकी कुंडली में 10th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, या फिर वीनस बैठे हुए, या सैटर्न और वीनस दोनों एक साथ बैठे हुए, मान लीजिए। तो सैटर्न और वीनस आपको 101% अपने लाइफ में धोखा देने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या? सैटर्न अगर कंसीडर करो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो और सैटर्न 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका जो स्टाफ है, आपके जो एम्प्लॉइज है, ये कभी ना कभी अचानक आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाएंगे। देखो, जरूरी नहीं कि लॉस करके जाएंगे, प्रॉफिट भी करके जा सकते हैं। या फिर आयरन के अंदर में लोहा आता है तो आपकी गाड़ियां भी आती है। अचानक हो सकता है कि गाड़ी आपकी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन भैया कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा कि गाड़ी में कुछ तो भी दिक्कत आएगी, या गाड़ी से कोई तो भी दिक्कत आएगी। क्लियर है? अब वीनस आ गया। वीनस किसका है? लाइफ पार्टनर का भी प्लैनेट होता है, बराबर। वीनस किस चीज का प्लैनेट है? वीनस लग्जरी का भी प्लैनेट है। तो हो सकता है कि अचानक अचानक आपको लाइफ पार्टनर से कोई लाभ हो जाएगा, या अचानक लाइफ पार्टनर से कोई हानि हो जाएगी। दैट इज 10th हाउस का वीनस। क्लियर? मैं वो भी सिखा दूंगा, यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि अच्छा होगा या बुरा होगा, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, मैंने सारी चीजें सरल बनाई रखी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है और अपने पीडीएफ को काफी अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्लियर है एवरीवन? अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपने स्क्रीन को वापस शेयर कर देते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि 10th हाउस कौन सा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना कंफ्यूजन होता है कि 10th हाउस होता कौन सा है। तो मैं यहाँ पे नेटल चार्ट बना देता हूं, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि मैं कौन से प्लैनेट की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बर्थ चार्ट बना रहा हूं। ठीक है, और मैं जो जिस सीक्वेंस में पढ़ने को बोलता हूं ना बॉस, आप सभी लोगों को उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। अदरवाइज आप प्रॉपरली कुंडली नहीं पढ़ पाओगे। कुंडली रीडिंग ये हमेशा एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब ये होता है किसी भी नेटल चार्ट का 10th हाउस। अंडरस्टूड? ये होता है किसी भी नेटल चार्ट का 10th हाउस। तो यहां पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए यहां पे सैटर्न अगर बैठा हुआ है, ये जो एक्स है ये सैटर्न है, यानी शनिदेव है। तो लाइफ में कभी ना कभी आपको शनिदेव से धोखा मिलेगा, मतलब मिलेगा जरूर। आप ये शनिदेव से निगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन बैठे हुए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन बैठे हुए, है ना। अब आप लोगों ने दृष्टि का कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखाया है, सो यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बराबर। अब ये सन क्या करता है? सैटर्न को पूरी तरीके से मार देता है, राइट। लेकिन क्या होता है ना, आपने अपने सैटर्न को निगेटिव वे में पहले ही कंसिडर करके रख दिया था, पहले ही निगेटिव वे में कंसिडर करके रख दिया था कि भैया ये कुछ तो भी गड़बड़ करने वाला है, ये हमेशा गड़बड़ करते रहेगा। लेकिन एक टाइम आएगा बॉस, ये सैटर्न आपके लाइफ में इतना चमत्कार करके जाएगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया मेरे शनि ने ये काम किया तो किया कैसे। इस चीज को कहा जाता है धोखा। इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड इट कैन बी निगेटिव ऑल्सो। ठीक है, तो इस चीज पे प्लीज सभी लोग ध्यान दें। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? 10th हाउस, नेटल चार्ट में जो 10th हाउस है उसमें बैठा हुआ प्लैनेट ये हमेशा धोखे का ग्रह रहेगा, मतलब धोखे का ग्रह रहेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है, ये पॉइंट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो कैसा पता करें? धोखा पॉजिटिव देने वाला है या निगेटिव देने वाला है, इस चीज को कैसा पता करें? अब पॉजिटिव यानी लाल किताब उसको नेक कहता है, नोट कर लो, जितने भी लोग नोट कर रहे हैं ना प्लीज नोट कर लो। पॉजिटिव यानी नेक कहा जाता है उसको, और निगेटिव यानी मंदा कहा जाता है। मतलब नेक असर देगा या मंदा असर देगा, मतलब पॉजिटिव असर देगा या निगेटिव असर देगा, ये किस चीज पे डिपेंड है? ये दूसरे नंबर के और 8वें नंबर के घर में बैठे हुए प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड है। मैं आगे क्लियर कर दूंगा, नेटल चार्ट से क्लियर कर दूंगा, यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। पहले समझिए जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं यहां पे, वो अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा, ये कौन से दो घरों से पता चलेगा अपने को? दूसरे घर से पता चलेगा, दैट इज सेकेंड हाउस एंड द 8th हाउस। क्लियर है? प्लैनेट दूसरे भाव में जो बैठे हुए हैं, या प्लैनेट
8वें भाव में जो बैठे हुए हैं वो डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव वे में धोखा देने वाला है या निगेटिव वे में धोखा देने वाला है। क्लियर? अब वो भी सारी चीजें मैं करके दे दूंगा। अब यहां पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट अभी देखते हैं हम लोग कि कैसे धोखे के रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करें। मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा या निगेटिव रिजल्ट देगा, इस चीज को हम लोग यहां पे सीखते हैं। तो जो स्टेप नंबर 1 है एवरीवन, आपको थोड़ा सा यहां पे फोकस करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 है, पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल में जंप करेंगे। ठीक है? आइडेंटिफाई द प्लैनेट इन द 10th हाउस, सेकंड हाउस एंड 8th हाउस। आपकी कुंडली में, याद रखना, आपकी कुंडली में कौन से हाउसेस में? 10वें भाव में, मतलब धोखे का ग्रह, और दूसरे भाव में और 8वें भाव में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए उसको देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो आपकी जो बर्थ चार्ट है, सबसे पहला काम क्या करना, उसमें 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए देख लो, दूसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए देख लो, 8वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए देख लो। क्लियर? और मैं लेमन टर्म यूज नहीं कर रहा हूं आपको पढ़ाते वक्त में, एकदम अगर मतलब एकदम सीरियस टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपको पढ़ाते वक्त में। सीरियस मतलब रॉकेट साइंस वाले लेमन टर्म यूज करूंगा, मतलब नॉर्मल वाले। ठीक है? जिससे आपको समझ में आ जाए। तो 10वें घर में, दूसरे घर में और 8वें घर में कौन से ग्रह बैठे हुए, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? अब यहां पे स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर दूसरे घर में बैठे हुआ प्लैनेट, दूसरा घर जो है, ये दूसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट, ये 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट का मित्र है। प्लीज नोट कर लो, अगर दूसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट ये 10वें घर के प्लैनेट का मित्र है, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। अंडरस्टूड? वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर दूसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट ये 10वें घर में बैठे हुआ प्लैनेट, मतलब जिसको धोखे का ग्रह कह रहे हैं, अगर ये दोनों मित्र हुए ना बॉस, तो 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट, पता है, ये आपको सडनली पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसको पॉजिटिव धोखा कह दो, मतलब अचानक लाभ हो जाएगा। प्रैक्टिकली चार्ट मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा, बी रिलैक्स्ड। ठीक है? अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर दूसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट ये 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट का शत्रु हुआ, मतलब दूसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट ये 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट का शत्रु हुआ, शत्रु यानी क्या, एनिमी अगर हुआ, तो रिजल्ट जो है वो नॉट वेरी होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे मेंटर्स ने, बहुत सारी किताबों में यही गलती हुई है, वहां पे इसका विपरीत बताया गया है। वहां पे सेकंड हाउस के रिजल्ट चेंज होते हुए बताया है, वहां पे 8th हाउस के रिजल्ट चेंज हुए बताया है बॉस। लेकिन रिजल्ट उसके वैरी कैसे होंगे जबकि धोखे का ग्रह 10वां घर में बैठा हुआ प्लैनेट है? राइट? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस उसी पे डटे रहना। आप इसके बाद कोई भी वीडियो या कोई भी किताब पढ़ोगे नहीं, अदरवाइज आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर? धोखे का ग्रह कौन सा, एक सिंपल सा टर्म है, धोखे का ग्रह कौन सा प्लैनेट होता है? जो 10वें घर में बैठा हुआ है। तो रिजल्ट तो उसके वैरी होने चाहिए ना। लेकिन बहुत सारे मेंटर्स ने क्या किया हुआ है, इसके रिजल्ट्स को भी वैरी करवाया, दूसरे के रिजल्ट्स को भी वैरी करवाया, 8वें के रिजल्ट्स को भी वैरी कराया। हालांकि ऐसा नहीं होता है बॉस। अंडरस्टूड? 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स के ही रिजल्ट वेरी होते हैं, सडन प्रॉफिट या सडन लॉस, सडन पॉजिटिव या सडन नेगेटिव, ये चीज आपको याद रखनी। क्लियर? तो ये नंबर स्टेप 2 है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3, हमें 8वां घर भी देखना पड़ेगा, 8th हाउस भी हमें देखना पड़ेगा। क्लियर? 8th हाउस भी हमें देखना पड़ेगा। अब अगर 8वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट, 8वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट ये शत्रु है 10वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट का। क्लियर? तो ऐसे केसेस में 10वें घर में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो सडन निगेटिव रिजल्ट्स देगा, मतलब निगेटिव रिजल्ट्स देगा, इस बात में कोई डाउट ही मत रखना। क्लियर? और सेम अगर 8वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट जो है ये 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट का मित्र होगा। मैं अभी थोड़ी देर में चार्ट में जंप हो जाऊंगा, बी रिलैक्स। मैंने नीचे चार्ट भी बनाए रखा है ताकि आपको अच्छे से पढ़ा सकूं, और सो आप उस चीज का टेंशन मत लीजिए। ठीक है? अगर ये मित्र हुआ तो सेम द रिजल्ट्स विल नॉट वैरी। हालांकि इसमें भी उल्टा बता दिया है कि भैया रिजल्ट्स ठीक हो जाएंगे करके, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लाल किताब ने क्लियरली बोल दिया नेक का काम दूसरे घर का है और मंदे का काम 8वें घर का है। लाल किताब ने क्लियरली बोल दिया है। तो मैं बोला ना, अगर मल्टीपल जगह से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसी चीज पे आपको डटे रहना है, उसी चीज पे आपको अड़े रहना। क्लियर? तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4,
वो भी देख लेते हैं हम लोग, सारे स्टेप्स कवर कर लूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। देखो, अगर मान लेते हैं कि दूसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी मित्र है, देखो 10वें घर में जो बैठा हुआ प्लैनेट है और दूसरे घर में जो बैठा हुआ प्लैनेट है, ये मित्र है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, ये कौन है? मित्र है। और 8वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट का शत्रु है, एनिमी। ठीक है, 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट का शत्रु है, मान लीजिए एनिमी। ठीक है, तो लाल किताब कहता है कि भैया अच्छा रिजल्ट पहले मिलेगा। समझ लो इस चीज को, पॉजिटिव रिजल्ट पहले मिलेगा और निगेटिव रिजल्ट बाद में मिलेगा। क्लियर है? पॉजिटिव रिजल्ट्स पहले मिलेगा और निगेटिव रिजल्ट्स पहले मिलेगा, बाद में मिलेगा। पॉजिटिव पहले और निगेटिव बाद में, इस चीज को आपको दिमाग में फिट रखना होगा। ठीक है, तो ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बता दिए। अब यहां पे और चीज कवर कर देता हूं मैं एवरीवन। मल्टीपल घर, मल्टीपल प्लैनेट्स अगर रहे तो सेम कॉन्सेप्ट है, पहले अच्छे रिजल्ट देगा और बाद में निगेटिव रिजल्ट देगा, दैट इज फॉर श्योर। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, यहां पे ध्यान देना प्लीज। स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है? अगर दूसरा घर एम्प्टी हुआ, देखो 10वें घर में प्लैनेट होना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट धोखे का ग्रह है, स्टेप 1 के हिसाब से, रास्ता नंबर 1 के हिसाब से। 8वां घर भी एम्प्टी हुआ, दूसरा घर भी एम्प्टी हुआ, 8वां घर भी एम्प्टी हुआ, तो आपको इस सीक्वेंस में देखना पड़ेगा तीसरे में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अंडरस्टूड? तीसरे में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो देखना पड़ेगा। मित्र हुआ तो सडन पॉजिटिव, शत्रु हुआ तो सडन निगेटिव। तीसरे में भी कोई नहीं है तो 5वें घर को देखना पड़ेगा। मित्र हुआ तो सडन पॉजिटिव, शत्रु हुआ तो सडन निगेटिव। 11th हाउस को हमें देखना होगा। 11th हाउस अगर पांचवा भी खाली हुआ तो 11th में हमको देखना पड़ेगा। खाली हुआ तो की बात कर रहा हूं मैं, तीनों एक साथ नहीं देखना। अगर 11th में मित्र बैठा होगा तो सडन पॉजिटिव, 11th में शत्रु बैठा होगा तो सडन निगेटिव। अब उसके बाद एवरीवन, अगर ये भी खाली, दूसरा भी खाली, 8वां भी खाली, तीसरा भी खाली, 5वां भी खाली और 11वां भी खाली, अब क्या? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बराबर? तो ऐसे केसेस में शनि देव रिजल्ट्स देंगे, शनि देव डिसाइड करेंगे कि भैया ये प्लैनेट्स जो है, ये प्लैनेट जो है अचानक अच्छा रिजल्ट देंगे या अचानक खराब रिजल्ट देंगे, मतलब मंदा रिजल्ट देंगे, नेक रिजल्ट देंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? शनिदेव डिसाइड करेंगे। मतलब कुंडली में शनिदेव कैसे बैठे हुए हैं, अगर शनिदेव खराब बैठे हुए हैं तो फिर अचानक धोखा देगा, और शनिदेव अच्छे बैठे हुए हैं तो फिर अचानक प्रॉफिट देगा, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर? अब मैंने जो पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है, अभी उसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे देखते हैं, एक प्रैक्टिकल कुंडली के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहां पे, वेयर इज माई पेन, या इट्स हियर। अब यहां पे देखिए 10th हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट, कुंडली के 10वें भाव में मैंने किसको बिठा दिया? शनिदेव। अब एवरीवन मुझे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताइए, धोखे का ग्रह कौन सा हुआ? जल्दी बताओ, धोखे का ग्रह कौन सा हुआ? इनटू द चैट बॉक्स। हाँ, अगर 10th हाउस एम्प्टी हुआ तो पूरा कॉन्सेप्ट गया बॉस। ठीक है, धोखे का ग्रह कौन सा हुआ? शनिदेव। शनिदेव, सैटर्न, सैटर्न, शनिदेव, सैटर्न, सैटर्न। वेरी गुड, वेरी गुड। शनिदेव, सुपर। तो धोखे के ग्रह कौन से हुए? सबसे पहले आपने एक धोखे का ग्रह बाहर निकाल लिया, कौन से? जिनका नाम है हमारे आदरणीय श्री श्री शनिदेव जी। ठीक है, अब ये शनिदेव जो है ये हमारे लिए धोखे के ग्रह रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन मंदा रिजल्ट देंगे या नेक रिजल्ट देंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे प्लैनेट नंबर, हाउस नंबर, खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 8 में बैठे हुए प्लैनेट्स, मतलब हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 8 में बैठा हुआ प्लैनेट्स। अब फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये सन को यहां से हटा देता हूं। मान लीजिए कुंडली में सूर्यदेव यहां पे नहीं बैठे हुए, यहां पे सिर्फ वीनस बैठे हुए और यहां पे सिर्फ सैटर्न बैठे हुए। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, रिलैक्स रहना, डाउट्स को मेंटेन रखना अपने पास में, लास्ट में डाउट सेशन को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे मैंने सैटर्न को बिठा दिया और सेकंड हाउस में मैंने बिठा दिया वीनस को। क्लियर? अब मुझे बताना एवरीवन, वीनस जो है ये शनि का मित्र हुआ या शत्रु हुआ? इनटू द चैट बॉक्स जल्दी। वीनस ये शनि का मित्र है या शत्रु है या न्यूट्रल है? जल्दी बताओ। मित्र, फ्रेंड, मित्र, फ्रेंड, फ्रेंड, मित्र, मित्र, फ्रेंड, फ्रेंड। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड।
ये कौन हुआ? मित्र हुआ। वीनस जो है, ये देखिए सेकेंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट जो है वीनस, ये सैटर्न के मित्र हुए। इसका मतलब ये शनि देव जो है, ये आपको लाइफ में पॉजिटिव धोखा देंगे, पॉजिटिव धोखा देंगे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां पे ध्यान देना। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए शनि देव बैठे हुए आपकी कुंडली में, सैटर्न इनटू द 10th हाउस, शनि 10वें भाव में बैठे हुए। अब मैं यहां से वीनस जी को हटा देता हूं। क्लियर? मान लीजिए कि यहां पे वीनस जी ने बैठे हुए और 8वें भाव में सूर्य देव बैठे हुए। अब मुझे बताओ, सूर्य देव ये शनि के मित्र है या शत्रु है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, एनिमी। एनिमी, ई। शत्रु, शत्रु। एनिमी, एनिमी, शत्रु। ई अगेन। ठीक है, चलो। कौन हुए? शत्रु हुए। इसका मतलब ये शनिदेव आपको लाइफ में अचानक निगेटिव, सडन, सडन निगेटिव देने वाले हैं, मतलब देने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर? तो हमें देखना पड़ेगा कि यहां पे भी कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और यहां पे भी कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। ओके, अब हम लोग तीसरी कंडीशन देखते हैं। प्लीज बी फोकस्ड वॉरियर। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पे शनिदेव बैठे हुए, यहां पे शुक्रदेव बैठे हुए और यहां पे सूर्यदेव बैठे हुए। क्लियर? और यहां पे कितने भी प्लैनेट्स बैठो, फॉर्मूला सेम है बॉस। आप ये मत सोचो कि यहां 2 प्लैनेट बैठ गए और यहां 3 बैठ गए, तो यहां से तीनों को दोनों को देखना पड़ेगा, तीनों को दोनों से देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? और रिजल्ट विल बी द सेम। जो मैं बोल रहा हूं ना, रिजल्ट विल बी द सेम। तो नंबर ऑफ प्लैनेट्स का क्वेश्चन तो दिमाग से हटा दो। अभी देखो, वीनस यहां पे बैठे हुए, सैटर्न यहां पे बैठे हुए और सन यहां पे बैठे हुए। तो लाल किताब ऐसे केसेस में क्या बोलता है? सैटर्न ये आपको दोनों रिजल्ट देगा। सबसे पहला रिजल्ट होगा सडन पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा दैट इज सडन निगेटिव। तो कोई व्यक्ति देखिए ना आपके लाइफ में आता है, अचानक पॉजिटिविटी लेके आता है, बहुत खुश रहता है, आप उसके साथ बहुत खुश रहते हो तो अच्छा अच्छा लगने लगता है, लेकिन अचानक उसको कुछ तो भी हो जाता है और वो निगेटिव बिहेव करने लग जाता है, आपका साथ छोड़ के चला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से देखनी पड़ेगी, मतलब देखनी पड़ेगी बॉस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अपना चौथा कॉन्सेप्ट, फोर्थ वाले पॉइंट को भी थोड़ा कवर करना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे वीनस नहीं बैठे हुए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सन भी नहीं बैठे हुए। अब मैंने क्या बोला था एवरीवन? अगर ऐसा केस हुआ तो आपको तीसरा घर पहले देखना है। मान लीजिए कि तीसरे घर में कौन बैठ गए? मान लीजिए तीसरे घर में वीनस बैठ गए। अब मुझे बताओ एवरीवन, ये पॉजिटिव धोखा देगा या निगेटिव धोखा देगा? पॉजिटिव धोखा देगा या निगेटिव धोखा देगा? पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव धोखा देगा, पॉजिटिव धोखा देगा, पॉजिटिव धोखा देगा। वेरी गुड। क्या देगा? पॉजिटिव धोखा देगा, क्योंकि वीनस मित्र हुआ। अब मान लेते हैं कि ये वाला घर भी खाली है ना? अब उसके बाद हमें कौन सा घर देखना है? पांचवा घर देखना है। और पांचवे में जैसे मैम ने बोला मार्स ले लो सर, लीजिए सेजल मैम, मार्स ले लेते हैं। अब एवरीवन मुझे बताओ, मंगल ये शनिदेव के कौन है? मंगल ये शनिदेव के कौन है? मित्र है या शत्रु है? एनिमी है। एनिमी है, मंगल को देखना है। मंगल ये शनिदेव के कौन है वो देखना है। बहुत जगह पे उल्टा भी पढ़ाया हुआ है, शनिदेव ये मंगल के कौन है देखो बोला है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है बॉस। मार्स का रिलेशन शनिदेव के साथ कैसा है? एनिमी वाला है ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है एवरीवन? इसका ये मतलब है कि ये जो प्लैनेट है सैटर्न, ये अचानक धोखा देगा। अब हम लोग देखते हैं कि मार्स भी, हमारा 5th हाउस भी खाली है। उसके बाद कौन सा देखना है हमें? 11th हाउस देखना है। और 11th हाउस में, यहां पे ध्यान देना, 11th हाउस में मान लीजिए कि अभी वीनस बैठ गए, मित्र ही ले लीजिए एक, ठीक है, मित्र बैठ गए, 11th हाउस में मित्र बैठ गए। अब मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव धोखा देगा या निगेटिव धोखा देगा? गुड, पॉजिटिव। क्योंकि वीनस का शनि के साथ कैसा रिश्ता है? दोस्ती का रिश्ता है, मित्र का रिश्ता है, मित्रता है, मित्रता है, दोस्ती का रिश्ता है, मित्रता है, मित्रता है, मित्रता है। वेरी गुड, फ्रेंड है, फ्रेंड है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 101% ये लाइफ में
पॉजिटिव धोखा देगा, क्योंकि वीनस जो है ये सैटर्न का मित्र हुआ। अंडरस्टूड। अब मान लीजिए ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, सब खाली, यहाँ पे सैटर्न बैठे हुए हैं, कोई भी रिलेटेड प्लैनेट हाउसेज जो है, रिलेटेड हाउसेज जो है वो सारे के सारे खाली है। अब ऐसे केसेस में जस्टिस कौन करेगा, या ऐसे केसेस में कंक्लूजन कौन देगा? ऐसे केसेस में कंक्लूजन देने वाले होते हैं हमारे शनिदेव। ठीक है। अब मान लेते हैं कि शनिदेव यहां पे बैठ गए, किसके साथ में? यहां पे शनिदेव किसके साथ में बिठाओ, चलो बताओ किसके साथ बिठाओ, कौन है शनिदेव के शत्रु? शनिदेव के शत्रु कौन है, जल्दी बताओ। सन ही मत बोलो, सन तो अभी बहुत ये हो गए, मतलब सभी जानते हैं। कोई दूसरा, मार्स भी मत, मार्स भी तो बहुत हो गया अभी, दूसरा कोई बताओ। मून। वेरी गुड। कौन है सबसे इंपॉर्टेंट दुश्मन? मून है। सबसे इंपॉर्टेंट शत्रु कौन है शनिदेव के? चंद्रदेव। अभी मैं यहां पे शनिदेव को चंद्रदेव के साथ बिठा रहा हूं, मतलब कॉम्बिनेशन कैसा हुआ इसकी कुंडली में? सैटर्न प्लस मून का कॉम्बिनेशन हुआ। शनिदेव और चंद्रदेव ये दोनों कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं। तो अब मुझे बताओ शनिदेव कैसे हुए? शनिदेव अच्छे हुए या बुरे हुए, खराब हुए या अच्छे हुए, जल्दी। निगेटिव हुए, निगेटिव हुए, निगेटिव हो गए, निगेटिव हो गए, मेलिफिक हो गए। वेरी गुड, मेलिफिक भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। खराब। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये खराब हो गए। इसका मतलब धोखा जो होगा अब वो सैटर्न के हाथ में है, वो सडन निगेटिव ही होगा, सडन निगेटिव ही होगा। तो अगर सारे हाउसेज, रिलेटेड हाउसेज अगर एम्प्टी हो, सारे रिलेटेड हाउसेज अगर एम्प्टी हो, तो 101% मैं आपको बोलता हूं कि ये धोखा सैटर्न तय करेगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा करके। न्यूट्रल प्लैनेट है तो न्यूट्रल से ही चलना, न्यूट्रल का टेंशन मत लो। क्लियर? न्यूट्रल है तो न्यूट्रल, डोंट बी वरी। हाँ, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, लास्ट में हम लोग डाउट सेशन ले लेंगे अपना। लेकिन पहले इस टॉपिक को सारा अच्छे से समझ लो, एक फ्लो में समझा तो चीजें क्लियर होगी, अदरवाइज फ्लो डिस्टर्ब हुआ तो आपको नहीं समझेगा। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे फोकस रखना, बहुत अच्छे से सुनना है आपको, है ना? चलो, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब ये वही बोला है, सडन पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, सडन अबो वाले केस में। इस केस में जातक को सडन पॉजिटिव रिजल्ट पहले मिलेगा और सडन निगेटिव रिजल्ट बाद में मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट में बोला गया है। ठीक है। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एवरीवन, और बहुत सारे ट्रेनर्स ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और बहुत सारी किताबों ने ये मिस्टेक बहुत जोरदार की हुई है, प्लीज यहां पे ध्यान दें। ये मिस्टेक बहुत ही जोरदार की हुई है, यहां पे फोकस रखना, कहां भी मिस्टेक की हुई है ये भी मैं बता दूंगा। इसके वजह से ट्रेनर्स ने पढ़ाने में भी गलतियां की हुई है, और यूट्यूबर्स ने यूट्यूब में वीडियो भी बनाते हुए गलतियां की है। क्लियर? मैं क्या बोलता हूं हमेशा, लाल किताब को पढ़ना नहीं है बॉस। लाल किताब ये पढ़ने के लिए बनी ही नहीं है, लाल किताब ये डिकोड करने के लिए बनी हुई है। इट्स एन अमेजिंग साइंस, मैं तो इसको बियॉन्ड साइंस बोलता हूं बॉस। इसको डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट क्या बोलता है एवरीवन, यहां पे फोकस रहना। दूसरा रास्ता, पहला रास्ता हम लोगों ने देख लिया धोखे के ग्रह पता करने की। अभी दूसरा रास्ता मैं आपको बताऊंगा, दैट प्लैनेट इन द 10th हाउस फ्रॉम एवरी प्लैनेट इज धोखे का ग्रह फॉर दैट प्लैनेट। बता रहा हूं, रिलैक्स रहना, टेंशन मत लेना। क्या लिखा हुआ है? प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट से 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट, ये उसके लिए धोखे का ग्रह है। किसके लिए? उस प्लैनेट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। मान लीजिए यहां पे बैठे हुए हैं मार्स, यहां पे कौन बैठे हुए एवरीवन? मार्स। कौन बैठे हुए? मार्स बैठे हुए, यानी कौन? मंगल देव बैठे हुए हैं। अब यहां पे ना दो कंडीशन आती है एवरीवन, सबसे पहली और दूसरी वाली कंडीशन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और प्रेडिक्शन कौन से कंडीशन से करना है ये भी मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा अभी के अभी। ठीक है, आप उस चीज का टेंशन मत लीजिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। अब यहां पे कौन बैठे हुए? मंगल देव बैठे हुए, यानी मार्स बैठे हुए। और यहां पे कौन बैठे हुए? बुध देवता बैठे हुए। बुध, यानी कौन? मर्क्यूरी बैठे हुए। यहां पे मंगल देव बैठे हुए और यहां पे बुध देवता यानी मर्क्यूरी बैठे हुए। क्लियर? अब ये दूसरा घर है और ये 11वां घर है, तो इसका क्या मतलब हुआ एवरीवन? मार्स के लिए देखो, यहां से गिनो 10वां घर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, ये एरो इसीलिए दिए हुए है बॉस। और बताओ सबसे इंपॉर्टेंट गलती क्या क्या की हुई है? लाल किताब की जो ओरिजिनल 5 बुक्स की सीरीज है ना बॉस, उसमें ऑथर ने यानी पंडित जी ने बोला तो एकदम सही है, उस बात में कोई डाउट ही मत रखना कि पंडित जी कहीं गलत बोल रहे हैं। बोलते वक्त में उन्होंने सही बोला है, लेकिन ड्राइंग बनाते वक्त में पब्लिशर्स ने गलत ड्राइंग बना ली और एरो उल्टे कर दिए। और बहुत सारे फिर ट्रेनर्स कैसा पढ़ाते हैं आपको पता है कि मार्स के लिए मर्क्यूरी के लिए मार्स धोखे का ग्रह है। पॉसिबल ही नहीं है बॉस। प्लैनेट से 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट धोखे का ग्रह होता है ना। यहां पे क्या हुआ, यहां पे मार्स के लिए मर्क्यूरी धोखे का ग्रह हुआ है। आप एक बार अच्छे से ओरिजिनल लाल किताब पढ़ के देखना, ये सारे एरोज आपको उल्टे दिख रहे हैं। मतलब मर्क्यूरी किसको धोखा देगा? मर्क्यूरी मार्स को धोखा देगा इन शॉर्ट। लेकिन वहां पे बनाए हुए एरो जो है वो डिफरेंट है, जिसके वजह से बहुत सारे ट्रेनर्स ने उल्टा भी पढ़ाया हुआ है, ये चीज याद रखना। लेकिन हम सीधा ही पढ़ेंगे। ये यहां पे बैठा हुआ प्लैनेट इसको धोखा देगा, समझ रहे हो? उसी तरह यहां पे बैठा हुआ प्लैनेट इसको धोखा देगा। क्लियर? उसी तरह क्या हुआ, उसी तरह यहां पे बैठा हुआ प्लैनेट इसको धोखा देगा, उसी तरह यहां बैठा हुआ प्लैनेट इसको धोखा देगा। क्लियर? उसी तरह यहां बैठा हुआ प्लैनेट इसको धोखा देगा, यहां बैठा हुआ प्लैनेट इसको धोखा देगा। क्लियर? यहां बैठा हुआ प्लैनेट इसको धोखा देगा। क्लियर? उसी तरह यहां बैठा हुआ प्लैनेट इसको धोखा देगा, यहां बैठा हुआ प्लैनेट इसको धोखा देगा, यहां बैठा हुआ प्लैनेट इसको धोखा देगा। तो ये जो एरोज है ना एवरीवन, कौन सा प्लैनेट किसको धोखा दे रहा है उस चीज का है। तो याद रखना, अगर आप कहीं से भी पढ़ो ना तो फिर गलत मत पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। तो ये एरो को मैंने आपको सिंप्लीफाइड करके दिया हुआ है, जहां पे एरो है ना बॉस उसको धोखा मिलने वाला है, उस प्लैनेट से मतलब मिलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर? ये चीज दिमाग में फिट कर लो। अब यहां पे क्या हुआ एवरीवन, यहां पे मार्स के लिए मर्क्यूरी ये धोखे का ग्रह हो गया। मार्स के लिए मर्क्यूरी जो है ये धोखे का ग्रह हुआ। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? मतलब क्या हुआ, मर्क्यूरी क्या है रिलेशन में, मर्क्यूरी क्या है जल्दी बताओ, रिलेशंस में बताओ मर्क्यूरी क्या है, कोई भी बता दो एक। थैंक यू सो मच हर्षन सर। रिलेशंस में मर्क्यूरी कौन है? और वेरी गुड। और चलो बहुत बढ़िया, सिस्टर, सिस्टर सिस्टर कंसिडर करो, सिस्टर डॉटर कंसिडर करो, वेरी गुड। ठीक है, सिस्टर डॉटर कंसिडर करो। अब ये मर्क्यूरी रिलेशंस में कौन है? सिस्टर है। ठीक है, और मार्स कौन है? मार्स कौन है? मार्स रिलेशन में जल्दी बताओ, ब्रदर है, वेरी गुड, भाई, ब्रदर भाई, एल्डर ब्रदर, वेरी गुड, भाई है। इसका क्या मतलब, ये जिस जातक की कुंडली होगी ना बॉस, चैलेंज के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, चैलेंज के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसी कुंडली अगर किसी की भी होगी, यहां पे मर्क्यूरी बैठे हुए, यहां पे मार्स बैठे हुए, तो 101% अगर इस जातक की बहन हुई और इस जातक का एक भाई भी हुआ, तो इसका मतलब है ये बहन हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव धोखा या निगेटिव धोखा अपने भाई को देती है, मतलब देती है। तो आपको प्रेडिक्शन करते वक्त में इस फॉर्मूले को ही यूज करना है। प्रेडिक्शन देते वक्त में आपको यही फॉर्मूले को यूज करना है, इस फॉर्मूला के बाहर प्रेडिक्शन मत करना। क्योंकि मार्स के लिए मर्क्यूरी ये धोखे का ग्रह है, इसका मतलब बहन जरूर इस जातक के भाई के साथ कभी ना कभी पॉजिटिव धोखा देगी या नेगेटिव धोखा देगी। अचानक पैसे देगी उसको, आपको नहीं मिलेगा, जिसकी ये कुंडली है उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको जरूर मिल जाएगा। या अचानक उसको नुकसान दे देगी, उससे पैसे ले लेगी अचानक, क्लियर, और वापस नहीं करेगी। तो ये चीजें पर जरूर वो पर्टिकुलर व्यक्ति नोटिस करेगा अपने लाइफ में, मतलब नोटिस करेगा, दैट इज फॉर श्योर। खैर ये तो एक रिलेशन को मैंने चीज बताई हुई है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप एक कंक्लूजन में निकाल सकते हैं। क्लियर? ऐसी बहुत सारी चीजें आप कंक्लूजन में निकाल सकते हो। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरीवन प्लीज बी फोकस्ड ओवर हियर, जस्ट होल्ड ऑन। या अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज बी फोकस्ड ओवर हियर। अब बोला गया है लाल किताब ने हर धोखे के ग्रह के परिणाम के लिए 10वें घर 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स का परिणाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे आप प्रेडिक्शन करने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी आपकी हैम्पर्ड होगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि 10वें में प्लैनेट बैठा हुआ है। क्योंकि लाल किताब ने एक पेज पे क्या बोला हुआ है, हर प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट 10वें में बैठा हुआ प्लैनेट ये उसके लिए धोखे का ग्रह है। लेकिन कुछ अलग पेज पे क्या बोला हुआ है,
अलग पेज पे बोला हुआ है कि हमें 10th हाउस के परिणाम को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा कि सैटर्न क्या काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए सैटर्न, मतलब सैटर्न यहां पे बैठा दिए मैंने, शनिदेव को यहां पे बिठा दिया। अब हमें सैटर्न का परिणाम भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड? मैं प्रिडिक्शन इस हिसाब से करता हूं एवरीवन, और बहुत ही एक्यूरेट आता है। मैं आपको एक कुंडली भी दिखाने वाला हूं लाइव। क्लियर? यहां पे ही मैंने नीचे सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो। क्लियर? अब यहां पे ध्यान देना, मैं इस हिसाब से प्रिडिक्शन करता हूं, मेरे को दिख गया तो मैं बोल देता हूं गड़बड़ होगी, मतलब गड़बड़ होगी, दैट्स इट। ठीक है? अब मान लीजिए कि 10वें घर में लाल किताब कहता है कि हमें 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट का स्टेटस जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है। अंडरस्टूड? अब यहां पे बैठा हुआ सैटर्न मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव धोखा रहेगा या निगेटिव धोखा देगा, ये जानने के लिए हमें 10वें घर के में बैठे हुए प्लैनेट्स को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए यहां पे शनिदेव बैठ गए। अब मुझे बताना शनिदेव यहां पे पॉजिटिव धोखा देगा या निगेटिव धोखा देगा, जल्दी बताओ। शनिदेव पॉजिटिव धोखा देगा या निगेटिव धोखा देगा? इनटू द चैट बॉक्स। अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले मैंने। वेरी गुड भूमिका मैम, वेरी गुड। और पॉजिटिव नहीं, नारायण सर पॉजिटिव, हाउ पॉजिटिव मृणाल मैम, नारायण सर पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। मंगल देखो ना, यहां पे मंगल कौन है? शनि का। मंगल कौन है? शनि का शत्रु है। तो सैटर्न निगेटिव देगा, इसका मतलब मर्क्यूरी भी निगेटिव ही धोखा देगा। मतलब ये जो बहन रहेगी ना इस जातक की, ये निगेटिव धोखा उसके भाई को देगी, मतलब देगी, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर हो गया? ये उसके भाई को निगेटिव धोखा देगी या यानी देगी, दैट इज फॉर श्योर। इसका मतलब क्या हुआ? आज मैंने दोनों तरीके सिखा दिए आपको। सबसे पहला तरीका मैं यही यूज करता हूं, मेरे को उस घर से 10वां वाला दिख गया ना, तो मैं क्लाइंट को बोलता हूं कि भैया आपको अचानक पॉजिटिव या अचानक निगेटिव, कभी ना कभी आपकी बहन आपके दूसरे भाई को कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, पॉजिटिवली या निगेटिवली करेगी, मतलब करेगी जरूर, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर? हो सकता है कि उसका रेपुटेशन अचानक खराब कर दे, या हो सकता है कि उसे प्राउड फील करवा दे। बट लाल किताब ने ना एक पावर 10th हाउस के प्लैनेट्स को दी हुई है अलग पेज पे, बट हमें उसको एक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इन टू द प्रेडिक्शंस। क्लियर? अब मैंने आपको यह भी बता दिया 10वें में बैठा हुआ प्लैनेट कैसा है, राइट? वो पॉजिटिव धोखा दे रहा है या निगेटिव धोखा दे रहा है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में निगेटिव धोखा दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मर्क्यूरी भी मार्स को निगेटिव ही धोखा देगा। अंडरस्टूड? इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है बहुत जगह पे, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो बॉस, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट पे ही हमें ध्यान देना है। क्लियर? अब मैंने बोला ना लाल किताब ये पढ़ी नहीं जाती, लाल किताब जो है इसका अल्गोरिदम जो है डिकोड करना पड़ता है बॉस। ठीक है? बहुत सारे लोग लाल किताब को पढ़ते रहते समझते नहीं है और फिर गड़बड़ कर देते हैं। ये काम आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि लाल किताब पढ़ने के लिए नहीं बनी हुई है, डिकोड करने के लिए बनी हुई है। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं एवरीवन। ठीक है? बार बार बोल रहा हूं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट रास्ता एवरीवन, रिपीट दिस इन वर्षफल चार्ट ऑल्सो। तो जो हमने पहला वाला रास्ता पढ़ा धोखे के ग्रह ढूंढने का, और दूसरा वाला रास्ता पढ़ा धोखे के ग्रह ढूंढने का, उसको वर्षफल चार्ट में भी आपको इंप्लीमेंट या अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप लोगों को लाल किताब का वर्षफल मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अब इस बात से आप डिनाई मत करना कि नहीं पढ़ाया हुआ है करके, पढ़ाया हुआ है। क्लियर? अब वर्षफल चार्ट अलग बनता है, आप सभी लोगों को पता है कि एक दो चार्ट होते हैं, कौन से? एक होता है नटल चार्ट यानी लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली से हम लोग क्या बाहर निकालते हैं? लग्न कुंडली से ही हम वर्षफल चार्ट निकालते हैं, बराबर? तो ये चार्ट डिफरेंट हो गया और ये चार्ट डिफरेंट हो गया। अंडरस्टूड? तो इस चार्ट में भी कॉम्बिनेशन तो अलग ही बनेंगे ना बॉस, उस साल में, उस जातक के उस पर्टिकुलर एज में, उस जातक के उस पर्टिकुलर एज में 10th हाउस में कोई दूसरा प्लैनेट आ जाएगा, बराबर? तो हमें सेकंड को भी देखना पड़ेगा, एट को भी देखना पड़ेगा। सेकंड और एट खाली होगा तो तीसरा पांचवा ग्यारहवा देखना पड़ेगा। तीसरा पांचवा ग्यारहवा अगर खाली हुआ तो हमें शनि की पोजीशंस को देखना पड़ेगा, बराबर? और हर प्लैनेट से 10वां प्लैनेट भी तो चेंज हो जाएगा ना। वर्षाफल चार्ट में हर प्लैनेट से 10वां प्लैनेट भी चेंज हो जाएगा। तो वो जो हिडन वे बोल रहा था ना मैं, एक पांचवा हिडन वे है करके, तो इस तीन में दो है बॉस, तीसरा और चौथा यही हुआ। बट हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ तीसरा कंसिडर करेंगे। बट हिडन रास्ता ये भी हुआ कि वर्षफल में भी आपको दोनों को रिपीट करना है बॉस। जो पहला और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा उसको
हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्षफल में भी ये गड़बड़ होगी, मतलब होगी जरूर। पॉजिटिव धोखा, सडन पॉजिटिव धोखा या सडन निगेटिव धोखा वर्षफल चार्ट भी देता है, मतलब देता है, दैट इज फॉर श्योर, इस बात में भी कोई डाउट मत रखना। क्लियर? अभी हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एवरीवन। अभी यहां पे 3 लिखा हुआ है तो यहां पे 4 कर दो, ठीक है, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, तो यहां पे 4 कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, बहुत आसान हो रहा है। क्लियर? मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाया हुआ है आपको। कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाया है क्या? हम्म। रवि कुमार सर कितनी प्यारी, एकदम ऐसी हल्की सी गर्दन, नहीं सर। ठीक है, तो 101% ये बिल्कुल निगेटिव तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, नीचे नेटल चार्ट है ना, नेटल चार्ट का भी एक एग्जांपल दे देता हूं और बहुत मजा आने वाला है। ये जो क्लाइंट आए थे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब भी जो मैं आपको चार्ट बताने वाला हूं ना एवरीवन, अब मैं वो चार्ट देखना, वो चार्ट की बात पहले करते हैं। ये रास्ता जो फोर्थ वे है ना, इसको पढ़ाने से पहले उस चार्ट को देखो। ठीक है, अब ये चार्ट आपके सामने आया हुआ है। ओके, अब ये चार्ट आपके सामने आया हुआ है। क्लियर? अब यहां पे क्या हुआ है बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे धोखे का ग्रह कौन सा है, जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। धोखे का ग्रह कौन सा है? वेरी गुड। धोखे का ग्रह कौन सा है? राहु। धोखे के ग्रह कौन सा है? राहु। अब मेरे को राहु के अंदर में आने वाली एक दो चीजें बता दो, या जितनी हो सकती है उतनी चीजें बता दो, चलो। राहु के अंडर में आने वाली चीजें बता दो। इन लॉज आ जाता है, वेरी गुड। नहीं, ये जातक की शादी नहीं हुई है। और बता दो जल्दी। चीजें भी बता दो ना, इक्विपमेंट्स भी बता दो, या कोई चीज आती होगी तो वो भी बता दो। वेरी गुड। और कोई? इलेक्ट्रॉनिक, वेरी गुड सर, वेरी गुड राकेश सर, वेरी गुड सिमरन मैम। इलेक्ट्रॉनिक की चीजें भी आती है, किसके अंडर में? किसके अंडर में आती है? राहु के अंडर में आती है, बराबर। अब यहां पे मैं लाइव बर्थ चार्ट आप लोगों को समझा रहा हूं, प्लीज लाइव बर्थ चार्ट पे फोकस रहना। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट राहु के अंडर में आती है। अब मुझे बताना, ये जो राहु इस जातक को धोखा देने वाला है, वो सडन पॉजिटिव है या सडन निगेटिव है, जल्दी बताओ। सडन पॉजिटिव है या सडन निगेटिव है? अब बुध का रिश्ता राहु से कैसा हुआ, जल्दी बताओ। बुध का रिश्ता राहु से कैसा हुआ? बुध का रिश्ता राहु से कैसा हुआ? कैसा हुआ? कैसा हुआ? बुध का रिश्ता पॉजिटिव, मित्र, गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड। लेकिन रवि का रिश्ता राहु से कैसा हुआ? रवि का रिश्ता एनिमी, एनिमी, एनिमी। लेकिन मैंने क्या बोला, दूसरे घर में पावर किस चीज का है? सिर्फ अच्छा करने का, खराब करने का है क्या? नहीं है। दूसरा वाला घर सिर्फ नेक करता है, मंदा नहीं करता, रिमेंबर। तो यहां पे राहु के परिणाम को गिना नहीं जाएगा। इसका मतलब ये बंदे को जो है, राहु लाइफ में 101% सडन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मतलब देगा जरूर। सडन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मतलब देगा जरूर। और मैं ये कुंडली में जिस जातक की है ना, उस जातक की एक कंप्लेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सारी हिस्ट्री मैं बता दूंगा, बी रिलैक्स। उस जातक की एक सडन कंप्लेंट भी ऐसी थी कि ये बंदे को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का बहुत शौक है, और ये कहीं से ना कहीं से अपने दोस्तों से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लेके आता है, कहीं से ना कहीं से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अरेंज कर लेता है, और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट किए। बिना इन्वेस्टमेंट किए, सोचो बॉस मैं क्या बोल रहा हूं, बिना इन्वेस्टमेंट किए। तो सडन पॉजिटिव रिजल्ट ही तो हो रहा है ना इसके साथ में राहु को लेके। क्लियर? बिना इन्वेस्टमेंट किए अचानक इसके पेरेंट्स परेशान है, इसके पेरेंट्स इस चीज को लेके परेशान है। ठीक है, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यस बुध इज सपोर्टिंग, दैट्स द रीजन। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना एवरीवन, है ना। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे बैठे हुए जो रविदेव है, कॉन्सेंट्रेट करना, यहां पे जो बैठे हुए रविदेव है, क्लियर, यहां पे जो बैठे हुए रविदेव है, और यहां पे जो बैठे हुए शनिदेव है। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें आ जाती है, मेरा पहला वाला प्रेडिक्शन का रास्ता और दूसरा वाला प्रेडिक्शन का रास्ता। ठीक है, मेरा पहला वाला प्रेडिक्शन का रास्ता और मेरा दूसरा वाला प्रेडिक्शन का रास्ता, मैं दोनों सिखा रहा हूं यहां पे, तो दोनों। ठीक है, और यहां पे इससे 10वां कौन हुआ, मैंने क्या बोला, हर प्लैनेट से
10वां वाले घर में बैठा हुआ प्लैनेट उसका शत्रु रहेगा। बराबर है। अब देख लीजिए क्या हुआ, कौन सा हुआ, शनिदेव। रवि से 10वें वाले घर में कौन से प्लैनेट बैठे हुए, शनिदेव बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ बॉस, इसका मतलब शनि ये रवि को धोखा देगा, मतलब देगा। अंडरस्टूड, मतलब सैटर्न ये सन को धोखा देंगे, मतलब धोखा देंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब बता दो मेरे को शनि और रवि का रिश्ता कैसा है, मतलब कौन है ये एक दूसरे के, कौन है। सवाल ये मित्र नहीं, मित्र शत्रु की बात नहीं हो रही है एवरीवन। शनि और रवि का असली रिश्ता कौन सा है, जल्दी बताओ। सन एंड फादर, वेरी गुड। सन एंड फादर, बाप बेटे, वेरी गुड। पिता पुत्र, वेरी गुड। सन एंड फादर, वेरी गुड। सन एंड फादर, वेरी गुड, क्या बात है। इसका मतलब यह है शनि देव इस जातक की कुंडली में बेटे का काम करेगा, और रवि देव इस जातक की कुंडली में पिता का काम करेगा। और इसके पिताजी ही कंप्लेंट्स लेके आए थे कि ये लड़का इसको, मतलब पिताजी को हद से ज्यादा परेशान कर रहा है। एक लेवल होती है ना परेशान करने की, उस लेवल को इस जातक ने क्रॉस कर दिया। ये उसकी कंप्लेंट है बॉस, मैं अभी भी बता रहा हूं। ये पिताजी कंप्लेंट लेके आए हुए थे, पिताजी कंप्लेंट लेके आए हुए थे। याद रखना किस चीज की बात कर रहा हूं मैं। पिताजी कंप्लेंट लेके आए हुए थे कि उनका बेटा हद से ज्यादा उनको परेशान कर रहा है, और रो दिए मेरे सामने। रोने की बात हो रही है बॉस यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी पहली वाली कंडीशन राइट निकली। लेकिन अगर दूसरी वाली कंडीशन से अगर मैं देखूं, दूसरी वाली कंडीशन से तो राहु तो पॉजिटिव धोखा दे रहा है, तो यहां पे तो पॉजिटिव होना चाहिए। बराबर, ये तो केस पॉजिटिव होना चाहिए था। इसका ये मतलब है क्या हम लोग शांत बोलेंगे और इसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये बेटा कभी ना कभी अपने बाप को पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मतलब देगा जरूर, इस चीज में कोई डाउट ही मत रखना। एक वक्त जरूर आएगा कि ये बेटा 101% अपने बाप को प्राउड फील कराएगा, मतलब कराएगा जरूर। क्लियर, क्योंकि अगर दूसरा भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो होगा जरूर। लेकिन मेरे पहले वाले कॉन्सेप्ट में मानो या ना मानो, मैंने जो डिकोड किया हुआ है वो ज्यादा काम करेगा यहाँ। क्लियर, इसीलिए तो मैं बोलता हूं ना, मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट पे आगे करो। राइट, काम करते रहो, मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट पे ही काम करते रहो। क्लियर हो गया। एक बर्थ चार्ट से मैंने आपको लाइव ये चीज सिखा दी बॉस। ठीक है, लाइव ये चीज, और सारी रिलेट हुई है उनकी कुंडली में। अंडरस्टूड, सारी चीजें रिलेट हुई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग जंप करते हैं अपने चौथे वाले फैक्टर में, दैट इज एज वाइज प्रिडिक्शन, एज वाइज कैलकुलेशन ऑफ धोखे का ग्रह। मतलब हर ग्रह एक व्यक्ति के लाइफ में उसके उस उम्र में, उम्र की बात हो रही है यहां पे, उम्र के हिसाब से कहा गया है लाल किताब में, दैट इज एज वाइज। तो हर इंसान का एक पर्टिकुलर उम्र में एक कोई तो भी धोखे का ग्रह होगा, और वो धोखे के ग्रह को भी फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैंने आसान बनाया हुआ है, तो टेंशन मत लो। डिफिकल्ट बोला है तो डरो मत, साथ में दूसरा शब्द भी बोला है मैंने, दूसरा वाक्य भी बोला है कि मैंने उसको आसान बनाया हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर, सो लेट अस स्टार्ट अवर फोर्थ वाला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है चौथा वाला पॉइंट, दैट इज एज वाइज प्रेडिक्शन, एज वाइज कैलकुलेशन ऑफ द धोखे का ग्रह। ठीक है, अब यहां पे क्या पॉइंट लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, कि धोखे के जो ग्रह है, ओके, धोखे के जो ग्रह है ये हम जातक के एज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। क्लियर, मतलब उस एज में उस जातक को वो ग्रह धोखा देगा। अब मैं वापस बोल रहा हूं, धोखे को आप पॉजिटिव में मत लो या निगेटिव में मत लो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। ठीक है, अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा बॉस, प्लीज उस स्टेप को प्रॉपरली वन बाय वन, वन टू वन आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर, इस बात में प्लीज कोई डाउट मत रखना, प्लीज बी फोकस्ड ओवर हियर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर वन, एक सीक्वेंस होता है धोखे के ग्रह का, क्रम बोलते हैं इसको, उस क्रम को पढ़ना पड़ेगा। अब ये हाउसेस नहीं है एवरीवन, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे हुए हैं, ये हाउसेस नहीं है, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट। ये सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट आपको वैसे का वैसा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, सीक्वेंस में पहले कौन आता है, सन, फिर आता है मून, फिर आता है केतु, फिर आता है मार्स, फिर आता है मर्क्यूरी, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है राहु, फिर आते हैं 8th हाउस के बैठे हुए प्लैनेट्स। प्लैनेट मतलब
8वें घर में बैठे हुए प्लैनेट आते हैं 8वें नंबर में। फिर आते हैं, यहां पे गड़बड़ हो गया, यहां पे 9th हाउस कर देना। क्लियर है एवरीवन? यहां पे 9th हाउस कर दो प्लीज। 9th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, ओके, यहां पे लिख लो 9th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट। फिर आते हैं जुपिटर, फिर आते हैं वीनस। 8th हाउस के बैठे हुए प्लैनेट, 9th हाउस के बैठे हुए प्लैनेट, फिर आते हैं जुपिटर, फिर आते हैं वीनस यानी शुक्रदेव, और फिर आते हैं 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स। क्लियर है? फिर आते हैं 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स। अब उसके बाद यहां पे प्लीज कंसंट्रेट रखना है, पीडीएफ में चेंज करके दे दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। पीडीएफ जो भी अपलोडेड होगी वो एकदम चेंज वाली होगी और एकदम परफेक्ट वाली होगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब क्या किया हम लोगों ने, इस सीक्वेंस को सबसे पहले पढ़ लिया, इस सीक्वेंस को रटना पड़ेगा बॉस। सूर्य, चंद्र, केतु, मंगल, बुध, शनि, राहु, 8वें घर के बैठे हुए प्लैनेट्स, 9वें घर के बैठे हुए प्लैनेट्स, गुरु, शुक्र और 12वें घर के बैठे हुए प्लैनेट्स। ठीक है? अब इस सीक्वेंस को पढ़ने के बाद में आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, प्लीज बी फोकस्ड ओवर हियर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आपके बर्थ चार्ट में सूर्य देव कहां बैठे हुए उसको देखना पड़ेगा। क्लियर है? आपके बर्थ चार्ट में सूर्य देव कहां पे बैठे हुए हैं उसको देखना पड़ेगा, और उसको उस रो नंबर के नीचे लिख लेना। मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में ये वैसे का वैसा रहने ना, इसको टेंशन मत लो, इसको छेड़खानी मत करो। मान लीजिए अभी इसी जातक को देख लो ना, अभी इसी जातक को देख लो, सन कहां पे बैठे हुए हैं? दूसरे घर में बैठे हुए हैं, बराबर। तो इसको मून के नीचे लिख देना आप। अंडरस्टूड? मून के नीचे यहां पे कहीं तो भी लिख लेंगे, और बाद में सारा का सारा, मतलब यहां सन आएगा, मून के नीचे कौन आएगा? सन आएगा, और सारा सीक्वेंस हम लोग फिर रिपीट कर देंगे। अब दूसरे घर में, मतलब रो नंबर 2 के नीचे, रो नंबर 2 के नीचे सूर्य देव लिख लेना, क्योंकि दूसरे घर में है ना, तो सूर्य देव रो नंबर 2 के नीचे लिख लेना, और फिर अपने सीक्वेंस को शुरू कर देना। फिर लिखना मून, फिर लिखना केतु, फिर लिखना मंगल, फिर लिखना शनि, सॉरी बुध, फिर लिखना शनि, फिर लिखना राहु, फिर लिखना 8वें घर के प्लैनेट, फिर लिखना 9वें घर के प्लैनेट, फिर लिखना जुपिटर यानी गुरु, फिर लिखना विनस, और बचे हुए यहां पे कौन आएगा? 12वें घर के प्लैनेट सारे यहां बैठ जाएंगे। मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, टेंशन मत लेना, एकदम रिलैक्स रहना। ठीक है? एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूं, टेंशन मत लेना। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, लाइक इन दिस कुंडली द फर्स्ट हाउस इज नॉट एम्प्टी। ये कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, इस कंडीशन को अभी कंसिडर मत करना। इस कुंडली में क्या लिखा हुआ है? सन इन द सेकेंड हाउस लिखा हुआ है। सो राइट सन इन द सेकेंड रो। अब यहां पे देखिए, मैंने इस चार्ट में मैंने क्या किया हुआ है, ये रो नंबर 2, सन दूसरे घर में है ना, तो मैंने सूर्य देव को रो नंबर 2 में लिख लिया। इसको कंसिडर मत करना अभी, ठीक है? इसको भूल जाओ, ये सिर्फ सीक्वेंस याद रखने के लिए मैंने वापस लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है? अब मैंने दूसरे रो में किसको लिख दिया? सूर्य को लिख दिया। रो है बॉस, ये रो है, याद रखना, ये हाउसेज नहीं है। दूसरे रो में सूर्य को लिख दिया, क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस में, इसीलिए। अगर उसकी कुंडली में सूर्य 5वें घर में होते तो मैं यहां पे लिखता था, मार्स की जगह पे सूर्य लिख देता था। उसके घर में 11वें घर में अगर सूर्य होते तो मैं 11वें घर में सूर्य को लिख दिया होता। क्लियर? उसके घर में 12वें घर में सूर्य देव होते तो मैं यहां 12वें को सूर्य को लिख लिया होता, और यहां से सीक्वेंस को रिपीट किया होता। अब मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, देखो बॉस, सूर्य दूसरे घर में बैठे हुए ना, तो उसको मैंने दूसरे रो में डाल दिया, है ना? सूर्य ये दूसरे घर में बैठे हुए तो मैंने उनको दूसरे घर रो में डाल दिया। अब मैंने सीक्वेंस को यहां पे रिपीट किया, देखो मून, केतु, मार्स, मर्क्यूरी, सैटर्न, राहु। ठीक है? अब उसके बाद में क्या हुआ? 8th हाउस प्लैनेट आता है, उसके 8th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं? 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है क्या एवरीवन? इज देयर एनी प्लैनेट इन द 8th हाउस? टेल मी। 8वें घर में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है क्या? 8वें घर में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है क्या? नहीं बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है। तो नोट कर लीजिए, 8वें घर में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं हुआ तो शनि और मंगल को लेना पड़ेगा। ये ऐसे जा रहे हैं ना, अभी हम लोग ऐसे क्रॉस में जा रहे हैं। 8वें घर में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो हमें शनि और मंगल को लेना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 9th हाउस के प्लैनेट। 9th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है क्या? इनटू द चैट बॉक्स जल्दी, 9th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? नहीं, एम्प्टी है, वेरी गुड, खाली है, वेरी गुड, नहीं बैठा हुआ है, अमेजिंग। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर 9th में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो जुपिटर को आपको लेना पड़ेगा। तो ये सैटर्न और मार्स, 8वें घर के प्लैनेट जो है सैटर्न और मार्स, कोई नहीं बैठा हुआ तो हमने शनि और मंगल ले लिया। क्लियर? 9वें घर में कोई नहीं बैठा हुआ था तो हमने कौन ले लिए? गुरुदेव ले लिए।
अब ये 10वें वाले कौन से गुरुदेव है? ये सीक्वेंस वाले गुरुदेव यहां पे आ गए, शुक्रदेव, सीक्वेंस वाले शुक्रदेव आ गए। और बाद में बोला हुआ है कि 12th हाउस का प्लैनेट। अब 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है क्या? हाँ, गुरुदेव बैठे हुए। ठीक है, तो सीक्वेंस वाले गुरुदेव अलग है, खाली घर वाले गुरुदेव अलग है, और ये 12वें घर में बैठे हुए वाले गुरुदेव है जो यहां से सीक्वेंस में इधर शिफ्ट हो गए। क्लियर है? जो यहां पे सीक्वेंस में यहां से शिफ्ट हो गए ये वाले गुरुदेव हम लोगों ने यहां पे लिख लिए। अंडरस्टूड? इतना सिंपल था ये कॉन्सेप्ट, बस हम लोगों ने इसको पढ़ा, सन को प्लेस किया और बाकी सीक्वेंस को वैसे का वैसा लिखना शुरू कर दिया। क्लियर? बाकी के सीक्वेंस को हम लोगों ने वैसा का वैसा लिखना शुरू कर दिया। तो यहां पे सूर्यदेव आ गए और बाकी के सीक्वेंस को मैंने यहां पे रिपीट करना शुरू कर दिया। यहां पे मून आ गए, यहां पे केतु आ गया, यहां पे मार्स आ गया, यहां पे बुध आ गए, यहां पे शनिदेव आ गए, राहुदेव आ गए। 8वें घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ था तो शनि और मार्स आ गया। 9वें घर में कोई नहीं बैठा हुआ था तो जुपिटर आ गए यानी गुरुदेव आ गए। 11वें घर में सीक्वेंस वाले गुरुदेव, यहां पे देखिए 12th में वीनस शिफ्ट हो गए, और गुरुदेव जो ओरिजिनल कुंडली में बैठे हुए थे वो 12वें घर में बैठे हुए थे, वो सीक्वेंस में यहां पे आ गए। इतना सिंपल है। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो नोट कर लो। अगर 8वां घर खाली रहा, क्योंकि भैया सीक्वेंस में तो है ना, यहां पे हमें यूज तो करना ही पड़ेगा। अगर 8वां घर खाली रहा तो शनि और मंगल को लेंगे। नोट कर लीजिए, अगर 8वां घर खाली रहा तो शनि और मंगल को लेंगे, और 9वां या 12वां घर खाली रहा तो जुपिटर को लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे 12वां घर नहीं होता, जातक की कुंडली में 12वां घर भी खाली होता तो मैं को यहाँ पे जुपिटर लिखना ही पड़ता था। ठीक है, बट वहां पे जुपिटर खुद बैठे हुए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर? अब देखो हमें फॉर्मेट मिल गया एवरीवन, हमें यहाँ पे फॉर्मेट मिल गया। क्लियर? ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मेट। ये तो सीक्वेंस है नॉर्मल वाला, इसको अभी निग्लेक्ट कर दो, ये सीक्वेंस को अभी दिमाग से निकाल लो, और ये वाला फॉर्मेट हमें मिल गया। तो हमने क्या किया, इस सीक्वेंस से ये वाला फॉर्मेट बन के निकाल लिया कुंडली देखकर। बराबर? अब उसके बाद नीचे आपको लिखनी है जातक की उम्र, एक से लेके, देखो 1 से लेके 12 तक उम्र, फिर 13 से लेके 24 तक, और फिर उसके बाद में 25 से लेके 36 तक, फिर 37 से लेके 48 तक, फिर 49 से लेके 60 तक, फिर 61 से लेके 72 तक। बराबर? ऐसे हमने जातक की उम्र ले ली। आप पूरे 120 साल तक ले सकते हो, क्योंकि लाल किताब 120 साल तक की प्रायोरिटी देता है, 120 साल तक की परमिशन देता है। तो 120 तक आप लिख सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए आपको 72 तक लिया। अब इसका क्या मतलब है बॉस? इसमें भी दो ही कंडीशन आ जाती है। सबसे पहली कंडीशन याद रखना, वो वाली जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाई थी, वही सेम कंडीशन यहां पे भी रिपीट होती है। इसका क्या मतलब है बॉस? इसका मतलब जातक के 21वें साल में, देखो सीक्वेंस हम लोगों ने निकाल लिया एज का, 21वें साल में शनि और मंगल 101% धोखा देंगे। अंडरस्टूड? तो मैं क्या बोलता हूं यहां पे जातक को, जब मेरे सामने कुंडली देखने के लिए आता है तो मैं उनको सिर्फ ये बोल के रखता हूं कि सर आपको अचानक प्रॉफिट या अचानक लाभ अपने शनि और मंगल से होगा, मतलब होगा जरूर, ये मेरा यहां पे स्टेटमेंट रहेगा। क्लियर? तो ये मेरा पहला पॉइंट है। लेकिन दूसरा पॉइंट, लाल किताब ने मैंने क्या बोला, एक जगह पे क्या लिखा हुआ है, 10वें घर में बैठा हुआ धोखे का ग्रह कैसा है वो भी हमें देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा। अब उस जातक की केस में देख लीजिए, उस जातक की केस में राहु ये सडन पॉजिटिव ही दे रहा है। बराबर? सडन पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब 21वें साल में शनि और मार्स इसको सडन पॉजिटिव रिजल्ट देगा। है ना? मैं दोनों कंडीशन आपको समझा दिया, क्योंकि लाल किताब डिकोड करनी पड़ती है बॉस, और डिकोड करना बहुत डिफिकल्ट होता है लाल किताब को। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए जातक ने पूछा कि 47 में मुझे कौन सा प्लैनेट धोखा देगा, तो 47 में उसको जुपिटर धोखा देगा। 47 में उसको जुपिटर धोखा देगा, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर? और कैसा हो सकता है, मैं बोलूंगा कि गुरु से आपको अचानक लाभ या अचानक नुकसान होगा, मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं काउंसलिंग में। लेकिन मैं क्या बोलता हूं पता है क्या, सडन पॉजिटिव होने के आपकी कुंडली में ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। तो 47 की उम्र में आपको सडन पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं उसके, या फिर आते हैं, इस चीज में कोई डाउट नहीं। तो मैंने इन दोनों को इंपॉर्टेंट पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एवरीवन प्लीज बी फोकस्ड हियर, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पे कंसीडर करने पड़ते हैं, और बहुत सारे ट्रेनर्स ने इस पॉइंट को मिस कर दिया। बहुत सारे ट्रेनर्स ने इस पॉइंट को मिस कर लिया है, यहां पे फोकस रखना। अगर पहला घर एम्प्टी हुआ, वहां पे जातक का पहला घर एम्प्टी नहीं था, अगर पहला घर एम्प्टी हुआ और सूर्य देव अगर 9वें घर में बैठे हुए, प्लीज यहां पे ध्यान दे,
अगर पहला घर एम्प्टी हुआ और सूर्यदेव 9वें भाव में बैठे हुए हैं, 9th हाउस में बैठे हुए हैं, क्लियर? तो ऐसे केसेस में क्या, ऐसे केसेस में तो जो अगर नॉर्मल केस होता, पहला घर एम्प्टी नहीं होता, तो नॉर्मल केस में आप सूर्यदेव को कहां पे लिखते? 9वें नंबर पे लिखते, बराबर? 9वें नंबर पे लिखते, यहां पे आप सूर्यदेव कहीं पे भी लिखते, पहला घर एम्प्टी नहीं होता। लेकिन पहला घर एम्प्टी है और सूर्य 9वें घर में बैठे हैं, तो सूर्य को 9 के नीचे नहीं लिखना है, सूर्य को लिखना है 6 के नीचे, मतलब यहां पे। और यहां से अपना सीक्वेंस वापस शुरू कर देना, फिर वही, यहां पे आएगा सूर्य, यहां पे आएगा चंद्र, फिर आएंगे केतु, फिर आएंगे मंगल, फिर आएंगे बुध, फिर आएंगे शनि, फिर आएंगे राहु, फिर आएंगे 8वें के प्लैनेट्स, फिर आएंगे 9वें के प्लैनेट्स, फिर आएंगे कौन? जुपिटर, फिर आएंगे विनस, और फिर उसके बाद आएंगे 12वें में बैठे हुए प्लैनेट्स। सिंपल है, क्लियर? और सेम चीज अगर पांचवा घर खाली हुआ, फर्स्ट हाउस इज एम्प्टी, क्लियर? और सूर्यदेव कहां पे बैठे हुए? 7वें में बैठे हुए हैं, तो ऐसे केस में सूर्यदेव को 7वें के नीचे मत लेना। पहला घर एम्प्टी है और सूर्यदेव 7वें में बैठे हुए हैं, तो सूर्य को 7वें के नीचे मत लिखना, सूर्य को 5वें रो से लिखना शुरू कर देना, और फिर अपना वही सीक्वेंस, सूर्य, फिर आएगा चंद्र, फिर आएंगे केतु, फिर आएंगे मंगल, फिर आएंगे, ऐसा अपना सीक्वेंस पूरा तक यहां तक वाइंड अप कर लेना, क्लियर? यही बोला हुआ है यहां पे। बट कंडीशन क्या है? पहला घर एम्प्टी होना चाहिए और सन 9th हाउस में होना चाहिए, सन 7th हाउस में होगा तभी हम सूर्य के प्लेसमेंट के साथ में छेड़खानी करेंगे, तभी हम सूर्य के प्लेसमेंट के साथ में छेड़खानी करेंगे, अदरवाइज आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। जो सीक्वेंस बताया गया है उसी सीक्वेंस में आपको आपका धोखे का ग्रह मिल जाएगा, क्लियर? तो आज का लेक्चर मैंने बोला ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए एवरीवन, क्योंकि बहुत जगह पे, बहुत सारे जगह पे किताबों ने मिस्टेक्स की हुई है, वो कहां पे की हुई है वो भी मैंने आपको बता दिया। बहुत जगह जगह पे मेंटर्स ने यानी ट्रेनर्स ने जहां पे गलतियां की हुई है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और बहुत सारे जगह पे यूट्यूबर्स ने भी कहां पे गलती की है वो भी चीज मैंने आपको बता दी। तो सिर्फ ये ही 4 तरीके होते हैं धोखे के ग्रह को पता करने के, इसके बाद आपको लाइफ में कभी भी धोखे के ग्रह पता करने की जरूरत नहीं, क्लियर? या पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आज आपको सब पढ़ा दिया, सारे पॉसिबल वेज पढ़ा दिए, सारे टेक्निक्स अच्छे से पढ़ा दिए, और इसी तरह आज हम धोखे के ग्रह में पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाते हैं, और मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि आप धोखे के ग्रह के सुपर एक्सपर्ट हो गए। सो प्लीज धोखे के ग्रह के कॉन्सेप्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट कर देना, और अगर क्लाइंट पूछता है कि कुछ अट्रैक्टिव बताओ सर, तो फिर ये बताओ, बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री राम एंड जय महाकाल, लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, थैंक यू सो मच।